बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेंस ट्यूशन इकनॉमिक्स ADA 1 में मैं 2020 और 21 के निशानात लगा चुकी हूँ। मैं 2019 है। इसमें है व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये 21 और 20 दोनों में आया है। ये वहीं से आप कर लीजिएगा इसके निशानात। ये भी वहीं उसी में था। अब ये क्वेश्चन है व्हाई डज दैन डिफरेंस का अप्रोच इज़ बेटर देन मार्जिन यूटिलिटी अप्रोच। ये मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है और इसमें मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं है। आप लोगों की बुक अगर न्यू एडिशन होगा तो उसमें जो आपका चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर बिहेवियर, उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा, या ये सवाल मेरे चैनल पे भी है तो आप वहाँ से ले लेंगे। फिर है हाउ डज़ द चेंज इन इनकम इफेक्ट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और कंज्यूमर बिहेवियर है। इसमें कंज्यूमर अंडर डिफरेंट में आएगा। तो सबसे पहले इनकम इफेक्ट वाला पूछ रहा है तो आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है इसको शुरू में, और फिर यहाँ से आपने जाना है और जाके बनाना है ये ग्राफ। और ये ग्राफ है नॉर्मल और सुपीरियर, यानी कि जब बोथ गुड्स नॉर्मल हो और बोथ गुड्स आपके लिए सेम हो तो ये ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ बनने के बाद आपने ये ग्राफ एक्सप्लेनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपका जो सवाल वो पूछ रहा है उतना उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2B का। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का डिस्टिंग। ये चैप्टर 11 है। 11 में आपने लिखना है कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। इसमें जब भी आप डिफरेंस लिखें तो उसका पहला डिफरेंस होना चाहिए डेफिनेशन आपको परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर है उसके पहले पॉइंट में मिल जाएगी, और मोनोपोली का यही चैप्टर है तो इसमें मिल जाएगी। फिर ये है डिफरेंस इन नंबर ऑफ सेलर। तो परफेक्ट कंपटीशन का डिफरेंस आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पॉइंट ये बनाएंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक मोनोपोली का बनेगा। फिर ये दूसरा आप लिखेंगे यहाँ से एवरेज रेवेन्यू मोनोपोली, यहाँ से लेके अच्छा इन्होंने यहाँ पहला पॉइंट ना मोनोपोली का कर दिया और यहाँ पहला पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन का था। एक बात याद रखें, जिसका पहला पॉइंट आप पहले में लिखें तो उसका पहला पॉइंट अगली हेडिंग में भी पहले लिखें। तो ये पहले परफेक्ट कंपटीशन का पॉइंट आप पहले लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मोनोपोली का पॉइंट सेकंड नंबर पे लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनको पॉइंट्स बना लीजिएगा हेडिंग के अंदर। अब ये ध्यान रखना है कि पहले अगर हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन लिखा है तो हर बारी में हम हेडिंग में पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही लिखेंगे। यहाँ पर पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ही है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मोनोपोली का है। फिर ये परफेक्ट कंपटीशन का है यहाँ तक, और फिर ये मोनोपोली का है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पहले मोनोपोली का दे दिया है इन्होंने, तो आपने पहले परफेक्ट कंपटीशन का लिखना है। तो ये पहला परफेक्ट कंपटीशन का, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी लिखना ज़रूरी नहीं। फिर इसका जो छठा पॉइंट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल्स टू मोनोपोली। तो पहला ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का है, फिर ये मोनोपोली का है। इतना से लिख के ये आपका हो जाएगा इनका डिफरेंस आगे भी। तो तकरीबन 7 से 8 पॉइंट लिख दें तो बेहतर हो जाएगा। इसमें मोनोपोली का पॉइंट पहले है। अच्छा इसमें इस तरह से नहीं बन सकता 1 2 करके, तो ये एज इट इज़ पूरा ऐसे ही लिख दें। तो इसमें ये परफेक्ट कंपटीशन का यहाँ से है और मोनोपोली का यहाँ से, बाकी दोनों लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 8 हेडिंग्स भी हो जाएंगी तो बहुत है। अब यहाँ पे है हाउ डज़ मोनोपोलिस्टिक फर्म अचीव इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। पीछे परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको शॉर्ट रन और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म बताया था, वो दोनों हेडिंग्स इसके अंदर सेम जाएंगी। अब मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन भी इसको बोलते हैं। ये वो फर्म होती है जिसमें गुड्स के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। जैसे सर्फ का क्लोज सब्सटीट्यूट होता है, सिम की कंपनीज़ होती हैं, साबुन के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोनोपोलिस्टिक में आती हैं। अब इसके निशान लगाते हैं। ये चैप्टर 12 में है। चैप्टर 12 में जाएंगे हम यहाँ पे 189। ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, या फिर इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट रन यहाँ से लिख लें या वहाँ से लिख लें। फिर सबसे पहले हेडिंग आएगी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, वहाँ से ले लें। फिर ये ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से होगी। ठीक है, अब इसका कैसे पढ़ेंगे, ये कॉस्ट की लाइन है और ये रेवेन्यू की लाइन है। अगर आपको रेवेन्यू बताना है तो OQNM, और अगर आपको कॉस्ट बतानी है तो OQTR। तो आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है RTNM। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। फिर लॉस वाला आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये डायग्राम बनानी है और ये यहाँ तक हो जाएगा। इसमें एक और भी होता है नॉर्मल प्रॉफिट, वो डायग्राम मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है तो वहाँ से देख लें। इसका ये इक्विलिब्रियम है, तो ये इसका रेवेन्यू और ये उसकी कॉस्ट है। तो अगर आपने कॉस्ट पढ़नी है तो OQNM, और अगर आपने रेवेन्यू पढ़ना है तो OQSR। तो आपका लॉस है RSNM। तो ये यहाँ तक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हो गया है।
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये चैप्टर 2 है मेरे पास। चैप्टर 2 में आपने जाना है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, ये मीनिंग पेंसिल से मैंने लिखी हुई है। फिर आपका ये सेकंड पॉइंट इंट्रोडक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। फिर ये एक स्टेटमेंट आएंगे, दो एक लिख लें जो भी है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पर ये इसका स्कोप नहीं मांगा उसने, डायरेक्ट मांगी है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये हेडिंग्स यहाँ से पहले यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरी हेडिंग है, ये देख लीजिएगा पॉइंट्स। फिर ये इम्पोर्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैक्रो की पूरी हो जाएगी। पेजेस अपनी बुक के लिहाज से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड। ये पीछे मैं बता चुकी है, मेरे चैनल पे मिलेंगे क्योंकि बुक में अप्रोप्रिएट नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पीछे मैं लगवा चुकी हूँ, ये दोनों आपको मैं पीछे बता चुकी हूँ। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में ये इंटरनल इकोनॉमीज़, तो ये नहीं लिखना है। इंटरनल इकोनॉमीज़ लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ये इस तरीके से। फिर यहाँ से आपने इसकी काइंड्स पे जाना है और यहाँ से ये तक इंटरनल का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये शुरू होगा एक्सटर्नल का, और एक्सटर्नल का आपने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें काइंड्स तो ये इसी तरह से लिखना है। इसमें ये जो काइंड्स है ना, इनको काइंड्स करके अगर आप ना लिखें, इसको एडवांटेजेस करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसकी काइंड्स ना मेंशन करें और डायरेक्ट यहाँ से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन कर दें तो सही हो जाएगा। क्योंकि ये शॉर्ट नोट में है तो ये पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और इस तरह से इसमें से आप जिस तरह से देख के काट सकेंगे तो काट लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, सेक्शन बी में। तो वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये भी मैंने पूरा क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में। तो ये यहाँ से इसका बनना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप देख लें ये निशान जो लगे हुए आपको समझ आते हैं तो फिर उसको आप समझ के कर लीजिएगा, वरना ये मेरे चैनल पे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। ये यहाँ तक ही लिखना है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अभी पर कैपिटा इनकम मेंशन नहीं करते हम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, फ़ीकस आमदनी बोलते हैं इसको। ये कैसे निकलती है कि पूरे मुल्क की जो कौमी आमदनी है नेशनल इनकम, उसको डिवाइड कर दें आप पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आती है। और ये किसी भी मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफ़ाइन करती है। ये जितनी अच्छी होगी आपके मुल्क के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम, इसी चैप्टर में जाके, या डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम, वो पाकिस्तान के लिहाज से तो ये यहाँ से ही है। या प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़, ये यहाँ से शुरू होगा। इस पेज पे जाके ये तकरीबन पूरी हेडिंग्स हैं, कुछ खास बड़ा नहीं है यहाँ तक। फिर है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। सबसे पहले आपने ये इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं है, यहाँ तक आएगा। फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है इंट्रोडक्शन। फिर आपने इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट बताने, फिर आपने इसकी एजम्पशन बतानी है और यहाँ पे इसको क्या कर देना है, ख़त्म। अच्छा नहीं, एक ये पॉइंट मिस हो गया बीच में। सबसे पहले आपने ये लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, सोसाइटी तक, फिर ये लिखना है। फिर ये स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये दूसरी हेडिंग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका स्टेटमेंट है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फिर ये नीचे जाके इसकी एजम्पशन है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन था। अब ये वाला जो है क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं अप्रोप्रिएट, इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप। चैप्टर नंबर है 16। इसमें ये क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसमें सिर्फ डिफ्लेशनरी गैप पूछा है, मैं दोनों के लगा रही हूँ। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपने। और ये यहाँ तक लिखने के बाद ये ग्राफ बना है और फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक। फिर ये लिखना चाहें तो लिखे, वरना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर डिफ्लेशनरी गैप यहाँ से आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने इसका ग्राफ बनाना है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये मेरे बुक में चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कीन्स अप्रोच, ये यहाँ से मिल जाएगा।
फिर व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड एक्सप्लेन इज कॉजेस, ये आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी है। ये चैप्टर है 20 चैप्टर में इन्फ्लेशन के जो आपको वो डिफ़ाइन पूछ रहा है, तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन ये मीनिंग लिख के इसको एक्सप्लेन डिफ़ाइन कर दें। फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, ये शुरू होंगे यहाँ से। ये कुछ खास बड़े नहीं, नॉर्मल लिखे हुए, तो आप पूरे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। अगर इनको कंट्रोल करने का पूछता है तो कंट्रोल आप आगे जाएंगे यहाँ पे 370 पेज में, इसी चैप्टर में हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल, ये पहली पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये फिस्कल पॉलिसी मेजर है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और ये आखिरी पूरी हेडिंग हो जाएगी, यहाँ तक ही बहुत है। अगर ये कंट्रोल पूछता है तो बताइए, वरना बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी म्यूचुअल लिखवा चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में ही है, और ये शुरू होगा यहाँ से। इंट्रोडक्शन लिखना है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग लगानी है, ये पूरी एग्जाम्पल चलेगी। इसके बाद आप ये शेड्यूल बनाएंगे, और फिर शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन बनाने के बाद, लिखने के बाद ये, और फिर ये अजम्पशन लिख के ये पूरा यहाँ तक पूरा हो जाएगा सवाल। फिर इसका जो नेक्स्ट सवाल है, इंड्यूस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर 14 है। इसमें जाएंगे हम यहाँ पे पेज 233 में, ये हमें मिलेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपने पहली हेडिंग लिखनी है डेफिनेशन की, लगा के डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये 2 नंबर पे, नंबर 2 पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आएगी। फिर ये आपने ये शेड्यूल बनाना है 3 नंबर पे, फिर ये शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये ग्राफ बनाना है, और फिर ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आएगी। फिर ये राइज एंड फॉल लिख के ये, फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन आएगी। फिर ये एक्सप्लेनेशन आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये आप नंबर 3 पे आपने शेड्यूल बनाना है। फिर ये आपके पास यहाँ पर ये ग्राफ है, फिर ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, फिर ये राइज एंड फॉल, ये देख लीजिएगा। ये 2019 के भी निशानात हो गए हैं, ये अब आप देख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला मुझे इस बुक में, उम्मीद है ये आपको समझ आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।